नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 24 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर वी नारायणसामी ऑफ पुदुचेरी submitted his resignation to Lieutenant Governor as he had lost the confidence of the House. Consider the following statements which are the next possible scenarios. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखो दोस्तों, पॉलिटी में आप लोग पढ़ा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस वोट के बारे में। रिसेंटली पुदुचेरी जो हमारे एक यूनियन टेरिटरी है, उधर के चीफ मिनिस्टर अपना रेसिग्नेशन दे दिया बिकॉज ऑफ लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों? ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो लिखा है ना, ये तीनों हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो, पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यूज़ तो हमने पढ़ा, चीफ मिनिस्टर वी नारायणसामी रेसिग्नेशन दे दिया। अब देखो पॉसिबल सिनेरियोज क्या क्या हो सकता है। इन ए प्रोबेबिलिटी ऑपोजिशन कंबाइन में स्टेक क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट। देखो, ऑपोजिशन में जितने भी एमएलएस हैं वो इकट्ठा होकर एक कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं, अपना एक चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर में रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एज इलेक्शंस आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। देखो, इलेक्शंस अभी होने वाला ही है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के लिए जैसे गवर्नर रिकमेंड करते हैं ना नॉर्मल स्टेट्स में, वैसे इधर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर में आस्क नारायणसामी टू कंटिन्यूअस केयर टेकर सीएम। देखो, अब इलेक्शन के लिए ज्यादा दिन बचा नहीं है, अब नया एक इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए टाइम भी नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नारायणसामी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनको पूछ सकता है कि एज ए केयर टेकर सीएम वो रह सकता है या नहीं रह सकता है, मतलब जब तक इलेक्शंस होगा। अब प्रेसिडेंट रूल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये तो दोस्तों कई बार आप लोगों को बताया, आर्टिकल 356 के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है, वही लिखा है मैंने जो अभी बोला। प्रोबेबिलिटी ऑपोजिशन कंबाइन में स्टेक क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट। एलजी में रेकमेंड प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल सही। एलजी मस्ट नारायणसामी टू कंटिन्यूअस केयर टेकर सीएम। तो तीनों पॉसिबल सिनारियोस है, हो सकता है तीनों में से एक ही होगा, तो वही होगा, एक ही होगा सॉरी। तो ये तीनों पॉसिबल सिनेरियोस है, कोई भी एक हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज उतुरु तिराफाल्हु रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, ए नेवल बेस और कोस्ट गार्ड हार्बर एंड डॉकयार्ड इन मालदीव्स। तो बेसिकली उतुरा तिराफाल्हु एक इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों मालदीव्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, जहां एक कोस्ट गार्ड हार्बर एंड डॉकयार्ड बनने वाला है, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है मालदीव्स गवर्नमेंट को। ये न्यूज़ सुबह की डेली न्यूज़ में हर्षित सर ने कवर किया था एक बार। देखो दोस्तों, न्यूज़ ये आया था कि एग्रीमेंट्स फॉर द डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एंड डेवलपिंग द हार्बर एट उतुरा तिराफाल्हु नेवल बेस वेर साइंड ऑन सेकंड एंड फाइनल डे ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। देखो दोस्तों, अपना जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब है वो अभी मालदीव्स में है, उनके साथ मीटिंग चल रहा है। इसमें क्या हुआ, $25 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है मालदीव्स को उतुरा तिराफाल्हु नेवल बेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये न्यूज़ ऑलरेडी कवर किया, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में कल भी आपको मैंने बोला था। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट इज नॉट ए ग्रांट बट ए सॉफ्ट लोन। ठीक है, ये मत समझिएगा, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब कोई ग्रांट नहीं है, बेसिकली एक लोन है जिसमें कंसेशनल रेट्स में इंटरेस्ट देना पड़ता है जो गवर्नमेंट हमसे लेगा। ठीक है, हम नॉर्मली एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हम इस तरह लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं उनको हेल्प करने के लिए। उसमें हमारा भी फायदा होता है। कैसे? एलओसी also helps to promote exports of Indian goods and services as 75% of the value of contract must be sourced from India। ठीक है, ऐसा एक क्लोज है लाइन ऑफ क्रेडिट में, मतलब ज़्यादातर सामान जो है इंडिया से ही एक्सपोर्ट कराना होगा। ठीक है, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स भी थोड़ा सा बूस्टअप होगा। राइट, तो हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं। देखो दोस्तों, बाकी तीनों तो बिल्कुल नहीं है। उतरा तिराफाल्हु ये अभी न्यूज़ में है, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये जगह मालदीव्स में है, नेवल बेस और कोस्ट गार्ड हार्बर एंड डॉकयार्ड इन मालदीव्स। राइट। Question number 3. Recently, the Center for Development of Advanced Computing (CDAC) was in news. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ क्या आया था एक देखते हैं। देखो, फॉलोइंग इंस्टेंसेस ऑफ साइबर अटैक्स ड्यूरिंग द ऑनगोइंग पैंडेमिक अक्रॉस इट्स नेटवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज has roped in Center for Development of Advanced Computing to educate its officials on internet ethics। देखो, ये जो पैंडेमिक के टाइम पे ना कई सारे साइबर अटैक्स हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के वेबसाइट्स में, इनके जो इंटरनेट सर्विसेज में। अब इन्होंने
इनकी जो अथॉरिटीज़ ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर एक एजेंसी है, उनको बोला है उन रेलवे ऑफिशियल्स को इंटरनेट एथिक्स के बारे में, साइबर हाइजीन के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन यूज़ ऑफ आईटी इक्विपमेंट के बारे में, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, ये सब के बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के लिए, एजुकेट करने के लिए। क्योंकि ये जो सीडैक है ना दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स एजेंसी है, ठीक है, इसमें एक्सपर्ट्स रहता है कंप्यूटर्स का। अब देखो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग इज ए प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कैरिंग आउट R&D इन IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड एरियाज। तो सीडैक एक्सपर्ट्स का एक एजेंसी है जिनको ये सब के बारे में ज़्यादातर आइडिया रहता है। अब देखो दोस्तों, ये सेटअप हुआ था 1988 में। इसका पीछे कहानी है, देखो, वाज टू बिल्ड सुपर कंप्यूटर्स। बेसिकली ये जो सीडैक बना था ना 1988 में, ये इसके लिए बना था, सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए। आपने परम करके सुना होगा, जो हमारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिनेल ऑफ इंपोर्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स बाई यूएसए जैसे कुछ डेवलप कंट्रीज उस टाइम पे हमें सुपर कंप्यूटर्स देने से या एक्सपोर्ट करने से मना किया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो हमने क्या सोचा, खुद ही बना देता है, इसलिए सीडैक करके एक एजेंसी कॉन्स्टिट्यूट किया, राइट। Since the CDAC has been undertaking building of multiple generations of supercomputer starting from Param with 1GF in 1988। तो परम नाम भी याद रखिएगा आप। अब देखो स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। पहला क्या है, इज ए प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये गलत है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वैसे लिंक रहता है सीडैक, पर ये एजेंसी जो है मीटी के अंडर आता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 वाज इंडिजिनियसली बिल्ट इन 1991 बाय द सीडैक। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि सीडैक बना ही इसके लिए था। तीसरा क्या है, सीडैक वाज क्रिएटेड इन नवंबर 1988 इन रेस्पॉन्स टू इश्यूज परचेसिंग सुपर कंप्यूटर्स फ्रॉम फॉरेन सोर्स। अब ये भी मैंने आपको बताया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम केस सस्पेक्टेड इन मुजफ्फरपुर, बिहार। Consider the following statements regarding acute encephalitis syndrome which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले समझते हैं एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम होता क्या है। देखो दोस्तों, ये कोई सिंगल डिजीज नहीं है, इट इज ए बास्केट टर्म यूज फॉर रेफरिंग टू हॉस्पिटल्स। अगर कोई बच्चे या कोई अडल्ट मतलब यंग अडल्ट जो 17-18 साल के होते हैं, या कोई बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, जिनमें ये सब सिम्टम्स है, जैसे मेंटल कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, कन्वल्शन, डेलीरियम और कोमा। देखो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, बेसिकली कोई बच्चे अपनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कुछ बच्चों में एपिलेप्सी टाइप का हो सकता है। तो इस तरीके से कोई बच्चे अगर एडमिट हो गया या कोई यंग अडल्ट एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो ये डाउट करते हैं एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है कि नहीं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। तो अब यही समझिए, बेसिकली इनको मेंटल कंफ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन होता है, मेंटली कुछ अपनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगता है। द डिसीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स, ये मैंने आपको बता दिया, विच कैन लीड टू मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी। बच्चे मर भी सकते हैं। देखो दोस्तों, लोकल लैंग्वेज में इसको बिहार में चमकी बुखार बोलते हैं, ठीक है। ये ड्यूरिंग समर में दिखाई देते हैं मैक्सिमम फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार में। नॉर्थ बिहार में अक्सर समर सीजन में AES एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम रिपोर्ट होता है। इस बार भी रिपोर्ट हो गया, इसलिए न्यूज में आया था। AES केसेस वे रिपोर्टेड फ्रॉम 5 नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट इन 2019। देखो 2019 में भी 5 नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट में AES केस रिपोर्ट किया था। 150 से अधिक बच्चे मरे थे। मोर देन 600 चिल्ड्रन, 600 से अधिक बच्चे जो है एडमिट हुए थे। नियरली 450 रिकवर भी हो गए थे। तो रिकवरी रेट भी अच्छा है, पर 150 बच्चे मरे थे ये एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से। अब इसका प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, इट इज कंसिडर्ड ए वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीज एज इट कैन बी यूज्ड बाय कॉज्ड बाय वेरियस एजेंट्स। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम का कारण बैक्टीरिया हो सकता है, फंगे हो सकता है, वायरस हो सकता है, एंड मेनी अदर एजेंट्स भी हो सकता है। तो इसका एक सिंगल रीजन नहीं है। अब देखो, इन इंडिया AES आउटब्रेक्स इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया हैव बीन लिंक्ड टू चिल्ड्रन ईटिंग अनरिप लीची फ्रूट ऑन एम्प्टी स्टमक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बच्चे जो है बिना पका हुआ लीची फ्रूट, लीची फल तो आप खाए होंगे, ये खाने से ये AES आउटब्रेक हुआ था। कैसे? देखो, अनरिप फ्रूट कंटेन टॉक्सिन्स हाइपोग्लाइसिन A एंड मीथेल एनीसाइक्लोप्रोपाइल ग्लाइकिन, MCPG बोलते हैं। ये एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड ये रहता है अनरेपन लीची फ्रूट में, विच कॉज वोमिटिंग इफ इंजेस्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज। बेसिकली एम्प्टी स्टमक में अगर अनरेप लीची फ्रूट खाने से, बिना पका हुआ लीची फ्रूट खाने से ये कंपाउंड शरीर के अंदर चला जाएगा और वोमिटिंग हो सकता है, ठीक है।
हाइपोग्लाइसिन ए के बारे में, इट इज ए नेचुरली ओकरिंग अमीनो एसिड फाउंड इन द अनरिपेंड लीची। तो लीची में ये जो कंपाउंड रहता है यही कारण है वोमिटिंग होने का। इट कॉजेज सीवियर वोमिटिंग, जमैकन वोमिटिंग सिकनेस। वेल एमसीपीजी, जो एमसीपीजी कंपाउंड है इज वेरी पॉइजनस कंपाउंड फाउंड इन लीची सीड्स। लीची के सीड्स के अंदर, वो भी बिना पक्का हुआ लीची फ्रूट के सीड के अंदर ये भी कंपाउंड दिखता है। तो ये भी एक कारण है एईएस आउटब्रेक का। तो आप देख सकते हो इधर एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम का कई सारे कारण है, ठीक है। तो रिसेंटली बिहार में फिर से रिपोर्ट हुआ है 2021 में, तो ये अभी न्यूज में है। तो तीनों स्टेटमेंट अभी मैंने जो बोला वही लिखा है दोस्तों। यूजुअली एईएस लोकली कॉल्ड चमकी बुखार सर्फेसेस ड्यूरिंग समर इन फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार, ठीक है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम रिजल्ट्स इन मेंटल कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, कन्वल्शन, डेलिरियम, कोमा, ठीक है, ये भी सही है। इन इंडिया एईएस आउटब्रेक्स इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया हैव बीन लिंक्ड टू चिल्ड्रन ईटिंग अनरेप लीची फ्रूट। मैंने अभी आपको बताया, ये भी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। ऐसे स्टेटमेंट से, ऐसे न्यूज से क्वेश्चन अक्सर बनता है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूटर्स टू नाइट्रोजन एमिशंस इन इंडिया। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4, चारों सही है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, समझते हैं नाइट्रोजन पोल्यूशन कितना खतरनाक है। जैसे कार्बन एमिशंस है वैसे भी खतरनाक है दोस्तों नाइट्रोजन एमिशंस। नाइट्रोजन पार्टिकल्स मेकअप द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ PM 2.5। PM 2.5 क्या है? पर्टिकुलेट मैटर। ये मैंने आपको कई बार बताया है PM 2.5 के बारे में। बेसिकली पोल्यूशन पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल्स पोल्यूशन करते हैं ना दोस्तों, तो इसको क्लासिफाई किया है 1 to 10 के रेटिंग में। तो जितना कम होगा उतने खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जितना इसका कम डाया होगा ना डायमीटर पार्टिकल्स का, उतने आसान से हमारे नाक से लंग्स तक चला जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नाइट्रोजन पार्टिकल्स 2.5 रेटिंग में आता है, क्लासिफिकेशन में आता है ये। दिस कैन कोज कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी इलनेस। तो आप सोच सकते हो नाइट्रोजन पार्टिकल्स भी कितनी खतरनाक है। अब देखो दोस्तों, नाइट्रोजन एमिशन का कारण क्या क्या है इंडिया में। सबसे पहला रीजन है बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। ये आपने सुना ही होगा, स्टबल बर्निंग, ठीक है। जो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में जो फार्मर्स हैं वो हार्वेस्ट के बाद क्रॉप रेसिड्यू को जलाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग, STUBBLE। ये एक मेजर कारण है नाइट्रोजन एमिशंस का, ठीक है। अब देखो, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओवर 240 मिलियन किलो ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, राइट। अब क्या है, agriculture remains the largest contributor to nitrogen emissions. The non-agricultural emissions of nitrogen oxides and nitrous oxide are growing rapidly with sewage of fossil fuel burning. Fossil fuel burning भी है, ठीक है, सीवेज एंड fossil fuel burning। तो fossil fuel burning क्या है समझाने की जरूरत तो नहीं है, जो कार व्हीकल से जो एमिट होता है, और हमारे fossil fuel जितने भी पेट्रोल, डीजल है, सब कुछ भी काम के जनरेटर में जला दो, कार में जला दो, ठीक है, जिसमें भी आप यूज करोगे ना, ये भी एक कारण है। तो पावर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री लीडिंग द ट्रेंड, ये भी एक कारण है। तो बेसिकली दो हो गया, अभी बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू एक हो गया, बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल दूसरा हो गया, ठीक है, इतना ही समझिए। अब देखो, इंडियाज नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस ग्रू एट 52% फ्रॉम 91 to 2001 एंड 69% फ्रॉम 2001 to 2011। तो बेसिकली हमें ये देखने को नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन जो है 1991 से 2011 तक स्टीप इंक्रीज दिख रहा है हमें, ठीक है। ये हमारे लिए सही नहीं है। Agricultural soils contributed to over 70% of nitrogen oxide emissions from India in 2010, followed by wastewater, residential and commercial activities। देखो, ये सब नाइट्रोजन एमिशंस का कारण है दोस्तों। Since 2002, nitrogen oxide has replaced methane as the second largest greenhouse gas from Indian agriculture। तो बेसिकली और एक ग्रीन हाउस गैस है जो एग्रीकल्चर से रिलीज होता है, वो है मीथेन। मीथेन एक तो एग्रीकल्चर रिमेन से भी होता है, और जो काउडंग है, जो गोबर है, उससे भी मीथेन निकलता है, ठीक है। आपने सुना होगा गोबर गैस वगैरह, उसको हम यूज़ भी करते हैं कुकिंग वगैरह में, कुकिंग गैस करके यूज़ करते हैं मीथेन गैस, जो काउडंग से मिलता है हमें। तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये भी अच्छा नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो सकता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिकॉर्ड एन एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट्स ऑफ 0.415 टन्स। पोल्ट्री इंडस्ट्री मतलब जहाँ मुर्गी, ठीक है, बतख वगैरह पालते हैं खाने के लिए, जो फार्म्स होते हैं, ब्रॉयलर चिकन वगैरह मिलते हैं, तो वो भी इंडस्ट्री में जिसका एक्सक्रीशन है ना, उसमें से भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलता है। तो बेसिकली हमें ये देखने को नजर आ रहा है दोस्तों, ये जो चारों लिखा है ना, चारों कारण है नाइट्रोजन एमिशंस का। ये तो स्टबल बर्निंग हो गया, एग्रीकल्चर सोइल हो गया, फोसिल फ्यूल बर्निंग हो गया, और पोल्ट्री इंडस्ट्री हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया हैज नो रिवर इन इट। आंसर इज ऑप्शन ई, लक्षद्वीप। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी मैंने लिखा था ना, ये कोई यूनियन टेरिटरी है ही नहीं, तो मैंने गलत लिखा था। एक्चुअली मैंने सोचा था चंडीगढ़ लिखने के लिए, पर पता नहीं जल्दीबाजी में छत्तीसगढ़ हो गया। वैसे चंडीगढ़ में भी दोस्तों कोई नेचुरल रिवर नहीं है, पर उधर के गवर्नमेंट ने एक रिजर्वोयर से एक डैम बना के एक आर्टिफिशियल रिवर क्रिएट किया था, जिसका नाम है सुखना, ठीक है, सुखना। तो
एक्चुअली नेचुरल रिवर की बात किया जाए तो लक्षद्वीप में नहीं है, बाकी सारे में है रिवर्स, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो में इधर बंद कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियो से यूज हो रहा है। मैक्सिमम वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल के बारे में दोस्तों को बता दीजिएगा, और लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। जो भी सजेशंस है आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।